नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सूबे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए दमखम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ती हुई नहीं दिख रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से भी कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपना अपना होमवर्क कर रही हैं और इस बीच समझना यह होगा कि 24 की तैयारी में कौन इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है, उसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस में पिछले 8 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी में संगठन नहीं बनाया जा सका है। मिली जानकारी के मुताबिक संगठन बनाए जाने को लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी से हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात भी की है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती है। वहीं बीजेपी भी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए दमखम लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पिछले दिनों गोहाना दौरा रद्द हो गया था, जिसके चलते अमित शाह ने फोन पर रैली को संबोधित करते हुए 2024 के चुनावों में राज्य की सभी सीटों पर कमल खिलाने की हुंकार भरी थी। वहीं अब 14 फरवरी को अमित शाह करनाल की धरती से हरियाणा में कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला 20 फरवरी से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा का समापन 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर बड़ी रैली के साथ किया जाएगा। इस तरह देखा जाए तो सभी पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2024 से पहले वर्तमान संगठन को भंग कर नया संगठन बनाने की कसरत शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों की तैयारियों से तो यही लगता है कि सभी दल चुनावी रणनीति में जुट गई है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, रजवंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, और पवन है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि देखते ही देखते 23 भी आ गया, 23 में भी अब दूसरा महीना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, फिर पता लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आने वाले हैं। तैयारी के लिहाज से पार्टी कहां स्टैंड कर रही है अभी? देखिए वरुण जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 लगातार धरातल पे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीति और नीति को जनता के बीच में लेके जाते हैं। और आप देख रहे होंगे हमारी पार्टी हर तीसरे महीने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन करती है और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जो है उनकी बैठक का आयोजन होता है। अभी गुरुग्राम में पीछे बैठक हुई थी। अब 10 और 11 को भिवानी के अंदर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। तो लगातार पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे, पार्टी की रीति और नीति को जनता के बीच में लेके जाए, सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ धरातल पे सही पहुंच रहा है, इसका फीडबैक सरकार को दे, ये पार्टी की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, हम सब जानते हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 20,000 बूथों पे 60,000 त्रिदेव, मतलब बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बीएलए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। 1 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो पार्टी के वो बूथ स्तर पे काम करते। पार्टी ने अपने स्थापना दिवस तक, क्योंकि आप जानते हैं 6 अप्रैल जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो 6 अप्रैल 2023 तक कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेवारी दी है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कि 4 लाख पन्ना प्रमुखों को पार्टी के साथ और जोड़े। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसके अंदर और ज्यादा विस्तार किया जाए, ये सब प्रोग्राम पार्टी के चल रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे हम गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मजबूत संगठन, उसका नतीजा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, वो जब जनता के बीच में जाके उनको बताया जाता है तो नतीजा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाएगी
और हमारा जो 2024 का चुनाव है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बात आप भी पहले दिखा चुके हैं, कई बार आप प्रोग्राम्स के अंदर बता भी चुके हैं। तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, ये हमारा मानना है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या बहुत सारे फैक्टर जो विरोधी गिनवाते हैं वो हैं कहीं नहीं, अभी तो समय है, देखिए, आपने लेकिन देखा होगा, उनको डील करने अभी तो बड़ी बात है ना। वरुण जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का ढंग है, जनता के हित में जो योजनाएं लेके आए हैं हम, उनका जो लाभ जनता को मिल रहा है, उसको आपने गुजरात में भी देखा होगा। गुजरात के अंदर तो लगभग 32 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, लगातार चुनाव जीत रही है। और अब की बार तो आप देख चुके हैं बगल कि में हिमाचल भी तो है, की जगह प्रो इनकम्बेंसी है। नहीं, देखिए, वहां हमने बड़ा स्पष्ट माना है कि हिमाचल के अंदर हमारी पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं के व्यक्तिगत हितों का नतीजा ये हुआ कि हमारा जो परिणाम है, मतलब कांग्रेस हमसे 38,000 वोट पूरे प्रदेश में ज्यादा ले गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता में कांग्रेस आ गई। वो एक स्थानीय कारण थे। जो हरियाणा में इस तरह की स्थिति नहीं है, आप भी जानते हैं। हिमाचल की वो स्थिति जो है कुछ स्थानीय राजनेताओं की वजह से बनी, लेकिन ठीक है, वहां पे भी हमने एक सबक सीखा है। अगले चुनाव में, अब लोकसभा के चुनाव होंगे, हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप देखिएगा। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी पार्टी की तैयारियों पर तो खैर हम चर्चा वैसे भी कर ही लेते हैं, लेकिन क्योंकि अब चुनावी मूड बनता जा रहा है और उस मूड के लिहाज से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम दिख रहे हैं दूसरी पार्टियों के, इनेलो की पद यात्रा बड़े जोर शोर से उसको शुरू करने की बात हो रही है। बीजेपी, अभी अत्रे जी ने गिनवाया क्या क्या चल रहा है, क्या क्या होने वाला है, फिर आगे क्या क्या होगा। कांग्रेस की तैयारी कहां पर है, कैसी है, क्या कुछ चल रहा है, या नेता व्यक्तिगत तौर पर ही संपर्क साध रहे हैं? वरुण जी, आपको, भाई प्रवीण जी को, भाई रजवंत जी को, और भाई पवन जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैंने अत्रे साहब की बात सुनी। वो दावा कर रहे हैं कि वो जमीन पर काम करते हैं। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अन्य राजनीतिक दल हवा में या आसमान में काम करते हो। जितने भी देश में राजनीतिक दल होते हैं, छोटे बड़े, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, सभी जमीन पर काम करते हैं, तभी वो टिक पाते हैं। हाँ, भाजपा के लोग फेंकने में सबसे आगे हैं, फेंकते रहते हैं, और उसका ताजा उदाहरण आपने कल ही देखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो बड़े लोकप्रिय हैं और फेंकने में इतने ज्यादा हैं, शायद उनको दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज भी मिल जाए, गोल्ड मेडल भी मिल जाए। लोकसभा में कहते हैं कि 8 करोड़ लोगों को हमने नल जल योजना के तहत कनेक्शन दे दिया, और 21 घंटे बाद उनकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि राज्यसभा में आज कहते हैं कि हमने 11 करोड़ लोगों को नल जल योजना दे दी। ऐसा फेंकना वही कर सकते हैं। और हमारे हरियाणा के साथी भी बहुत माहिर है फेंकने के अंदर। जब विपक्ष उठाता है कि बेरोजगारी है, ये कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। और जब इनका ही आंकड़ा जब ये प्रस्तुत करते हैं अपना, आता हूं प्रवीण जी, कंप्लीट करने दीजिए, परिवार पहचान पत्र का, तब क्या निकलता है? ये खुद कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 28 लाख लोग, परिवार हरियाणा में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 2 करोड़ 80 लाख लोगों में 1 करोड़ 22 लाख गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अर्थात 45% हरियाणा के लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, पर बेरोजगारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने बड़ी भारी प्रगति की है, देश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। परसों ही केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, हमारी नहीं है, और वो किसी एजेंसी की भी नहीं है, मोदी सरकार की है। नागरिक प्रगति सूचांक में 30 राज्यों में हरियाणा का नंबर कौन सा है जी? 27वां। नागरिक सूचांक का मतलब है कानून व्यवस्था खराब है, नागरिक की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक ढांचा खराब है, नागरिक सुविधाएं खराब है। इन सब को मिलाकर नागरिक सुविधा सूचांक गिनाया जाता है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका ढोंग देखिए। विद्रोही जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में टोकता नहीं हूं मैं कभी भी, लेकिन मेरा प्रश्न आपकी तैयारी पर था। ये आपके एक बात कहकर उसी पाऊंगा सर, माफ करना, मैंने ज्यादा टाइम दे दिया तो मैं आगे मुझे कम दे देना। इन्होंने बेटी ऐसी बचाई, संदीप सिंह जी को हिसार कार्यकारिणी बोला बैठक हम नहीं बुलाएंगे और मंत्री रखेंगे। कैसा ढोंग है? अब हमारी पार्टी की आ जाइए आप देखिए,
हमारा भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल कार्यक्रम रहा, हमारी पानीपत की रैली ऐतिहासिक रही, और पूरे हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। वो दूसरी बात है कि हम भाजपा की तरफ फेंकते नहीं और मीडिया हमारे कार्यक्रमों की इतना ज्यादा दिखाता नहीं। हम पहले ये आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं हो सकता है कार्यक्रम कहीं होगा तो मेरा मैं शायद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पे 4 चर्चा तो मैं कर चुका हूँ। सर मैं पूरे मीडिया की बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं गलत हो सकता हूँ जी, मेरा आकलन गलत हो सकता है, माफी मांग लेता हूँ। नहीं माफी मनवाइए, मैं सिर्फ दुरुस्त कर रहा हूँ आपकी जानकारी। नहीं सर, मैं भी नहीं आप बड़े सम्मानित हमारे अतिथि हैं, मतलब मित्र हैं आप हमारे, मैं नहीं कह रहे माफी मांगिए, बस मैं जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ। कोई गलत कह दे तो माफी मांगने में क्या एतराज है जी। उसके बावजूद भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार भी मेरे भाजपा के साथी कह रहे थे कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, हमारे बहुत ज्यादा बूथ के वर्कर हैं। अजय शाह दावा कर दिया कि 1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। अरे भैया ठीक कह रहे हो आप, 1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई वर्कर नहीं है, फिर भी हम 31 सीट जीत गए। हम पूरी तैयारी में हैं और मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अब की बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सत्ता उखड़ जाएगी। ठीक है, मैं बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले प्रवीण जी काउंटर करना चाह रहे हैं, शॉर्ट में कीजिएगा, 2 मेहमान और हैं। देखिए ऐसे मैं केवल वेद प्रकाश विद्रोही जी की एक तो मैं जानकारी दुरुस्त करूंगा और दूसरा सलाह दूंगा कि जब भी आप कुछ सुनते हैं तो उसको ध्यान से सुना कीजिए। इन्होंने कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था हमने 8 करोड़ घरों में नल से जल दिया है, और राज्यसभा में क्या है, हमने 11 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। ध्यान से सुनेंगे नहीं तो समस्या तो होगी। वही समस्या राहुल की है, वही विद्रोही जी की है। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने 8 करोड़ घरों में नल से जल दिया इन 9 सालों में। राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा कि पिछले 70 साल के अंदर देश के 3 करोड़ घरों में नल से जल मिल रहा था, हमने अब नल से जल जो पहुंचाया है 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हो गया है। मतलब 3 करोड़ 70 साल के और 8 करोड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय के, मोदी जी के सरकार के समय के। तो उन्होंने ये बात कही थी, इसलिए वो 11 करोड़ फिगर बोली थी। ध्यान से अगर सुन लेते तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाती बात। अब सुनिए ध्यान से दूसरी बात। देखिए आपने बड़ा सीधा सा सवाल किया विद्रोही जी से कि आप अपनी तैयारियों के बारे में बताएं। बजाय तैयारियों की बात करने के विद्रोही जी ने आलोचना शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम 24/7 रहते हैं। भाई हम तो ये बात कह रहे हैं क्योंकि आप लोग सीजनल हैं, हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और ये हमने साबित किया कोविड जैसी महामारी के दौरान। जब कोविड की महामारी पूरे विश्व में थी, हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता घर में बैठा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में था, धरातल पे था, जनता की समस्याओं का समाधान, उनकी जरूरतों का समाधान करने का प्रयास कर रहा था। ये हम कोविड में भी साबित कर चुके हैं। अब इसको मैं सुन लूंगा, बाद में एक बार भेज दीजिएगा, मैं सुन लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप सुनिएगा वरुण जी, इनका पता लगेगा। अब देखिए अगर आलोचना करनी है तो तथ्यात्मक होनी चाहिए, राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं हमारी भारत जोड़ो यात्रा बहुत कामयाब रही, मैं इन्हीं के नेताओं के बयान पहले भी आपके साथ डिबेट में कोट कर चुका हूं जी। केसी वेणुगोपाल से जब ये पूछा गया कि यात्रा कैसी, इसका क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा, कहता उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। और केसी वेणुगोपाल ये कहते हैं कि हमें इस यात्रा से ये पता लगा कि हमारे पास कार्यकर्ता ठीक है। प्रवीण भाई मैं आता हूँ आपके पास, देखिए 2 और मेहमान बैठे हैं, फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी। मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। ठीक है अत्रे विजय जी, अत्रे जी दोनों रुकिए ना, भी 2 और मेहमान है। पूरा भाषण सुनो, ठीक है। टेस्ट वाला फार्मूला इसको मत सुनाओ। अरे आपके 2 और साथियों का समय है, देखिए वो जाया जा रहा है, ठीक नहीं है। मैं आऊंगा, प्रवीण जी आता हूँ, मैं फिर लौटूंगा, रजवंत के पास चल रहे हैं। नहीं मैंने तो केवल इसलिए सुनाया कि अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, दूसरों पर ठीक है। प्रवीण जी और विद्रोही जी, ठीक है, दोनों रुकिए विद्रोही जी, प्रवीण जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आ जाऊंगा। 2 और साथी है ना, ईमानदारी से उन्हें भी समय देना है। रजवंत भाई मुझे बताइए, आपकी पदयात्रा शुरू होने जा रही है, तैयारी के लिहाज से, प्रदेश के लिहाज से, या फिर जो बार बार ये कहा जाता है कि मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस में होगा, उस लिहाज से ये यात्रा, ये तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है? आज आपने काफी लेट दिया है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं सर। बीजेपी ने कोई बात नहीं, माफी की कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो बात है, जो वर्तमान हालात की अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज हम जरूर कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी
जो अपनी जो तैयारियां कर रही है वो तैयारियां सरकार को जो नाकामियां थी उनको जनता तक पहुंचाने के लिए तैयारियां कर रही है। अगर हम अपनी यात्रा की बात करें, हम अपनी पार्टी की बात करें, तो 24 फरवरी से हमारी यात्रा शुरू हो रही है नूह गांव के सिंगार गांव से, और पूरे हरियाणा में लगभग 7 महीने तक ये यात्रा रहेगी, जो हर जिले में, हर हल्के में, गांव गांव तक जाने का काम करेगी। लगभग 4500 किलोमीटर की हमारी ये यात्रा रहेगी, और उस यात्रा की तैयारियों की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अगर हम बात करें, हमारे हर जिले में युवाओं के अलग से कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए थे। वो युवाओं के कार्यक्रम को चौधरी अर्जुन चौटाला और करण चौटाला जी ने युवाओं की जिम्मेदारी लगाई। उसी के तहत अब सिरसा में 3 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण शिविर युवाओं का चला था कि यात्रा को किस हिसाब से सफल बनाया जाए। युवाओं की जिम्मेदारी निर्धारित की गई, उनको बाकायदा शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक मार्गदर्शन दिया गया है। उसको लेकर भी हमने अपना रूपरेखा तैयार की गई है, और वो रूपरेखा इसी वजह से तैयार की गई कि जो आज भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार आते साहब कह रहे हैं कि हम लगातार चुनावी मोड में रहते हैं, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में रहती है। आज की बात करें या पहले की बात करें, इन्होंने विकास के नाम की कभी भी तैयारी नहीं की। इन्होंने केवल और केवल हमेशा सत्ता कैसे हासिल की जाए, इसके लिए रूपरेखा तैयार की है। अगर हम बात करें कोविड की, अभी जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि हमने हमारे जो के लिए तो है राजनीति, नहीं, एक मिनट, आज ये सत्ता में है, आज ये सत्ता में है तो कम से कम विकास की तो बात करें ना। विकास की बात नहीं करेंगे। अभी जिस प्रकार से कोविड की बात कह रहे थे कि कोविड में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में थे, ये हकीकत है। पूरे कोविड में 2 सीजन आ गए थे, दोनों में भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई कार्यकर्ता ना कोई नेता कभी जनता के बीच में देखने को नहीं मिले, और ये हकीकत है। क्योंकि अगर जनता, बीजेपी के अगर वर्कर, अगर पदाधिकारी अगर कोविड के समय में मिलते, तो जो पैदल यात्री गए थे, जिस प्रकार से जो जनता को जो दुख झेलना पड़ा, जो पीड़ा यात्राएं झेलनी पड़ी, वो इनको पता है। ये अपने घर में छुप कर बैठ गए थे। अगर असल में उस समय किसी ने काम किया था तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल पार्टी के जो काम किया गया था उसको किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम ये नहीं कहते, हम किसी के पीछे नहीं कहते, लेकिन एक चीज में बात कर रहा हूँ। आज ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के लिए तैयार हैं, हम हर तीसरी बार की पारी चलेंगे। आप एक चीज बताए ना, इनसे किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के लिए तैयार हैं? आज कर्मचारी की बात करें, कर्मचारी इनसे दुखी है, व्यापारी इनसे दुखी है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, और सरपंच है वो सड़कों पर बैठे हैं। आज किस हिसाब से ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे? कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे सुखी है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसकी वजह से? सरकार की वजह से। जवाब तो इनको देना है ना। हम इनसे यही चीज कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाएंगे तभी। नहीं, जवाब आप बिल्कुल सरकार से जवाब मांगिए, हम तो तैयारी की बात कर रहे हैं। मैं आता हूं, पवन भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पवन भाई ये बताएं कि देखिए, आपने सुना सबके कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं, आपका संगठन भंग हुआ था, कब सारी चीजें दोबारा सिरे चढ़ती हुई नजर आएंगी या सब कुछ चल रहा है? वरुण गोयल जी, मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करके अपनी बात को शुरू करता हूं। आम आदमी पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक संगठन बना, इतना मजबूत संगठन की वहां पे जब चुनाव के रिजल्ट आए तो 117 में से 92 सीटें जीतने का काम किया। ऐसे ही हमने दिल्ली के अंदर भी एक मजबूत संगठन बनाया, ऐसे ही हमने गुजरात के अंदर भी एक संगठन बनाया। इस संगठन को जो बढ़ाने वाले हैं वो हमारे राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री हमारे संदीप पाठक जी हैं, जिसकी अभी ऑलरेडी हरियाणा के अंदर 2 बैठकें हो चुकी हैं, और इसके अंदर वो तरीका दे दिया गया है, हरियाणा के कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया गया है, जिसके द्वारा आने वाले समय में 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी एक विचार है, अरविंद केजरीवाल जी का एक विचार है, जिसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। उसके लिए मैं कह सकता हूं कि अभी भी मैं अपने हल्के तोशाम के एक गांव से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, और मैं देख रहा हूं ग्राउंड की रिपोर्ट। ग्राउंड पर जब लोगों के पास में जाते हैं, लोग बताते हैं आगे से कि बीजेपी ने भट्ठा गोल कर दिया, कांग्रेस के पास में एकजुटता नहीं है, इनके जितने भी नेता वो टूटे हुए हैं, एक अलग अलग गुट की कांग्रेस इस टाइम के ऊपर हम हरियाणा के अंदर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा को एक ऐसा नेतृत्व की जरूरत है जहां एक व्यक्ति, एक विचार, एक विचारधारा, और उस विचारधारा के साथ में हरियाणा आने वाले 2024 के अंदर प्रगति करे। तो उसे विकसित हरियाणा को देखते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने वॉलंटियर में काम किया। 7200 गांव के अंदर आज के दिन मैं कह सकता हूं कि हर 7200 पूरे एक गांव के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा हुआ अपना संगठन बनाने के लिए। आने वाले कनेक्शन चेक करवाइए भाई एक बार। जी बोलिए पवन भाई, कंप्लीट करिए। थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा, आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उसका समय ये जरूर होना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी से पहले उसको समय मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे अनुग्रह करूंगा कि देखिए, अभी
गांव गांव के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा प्रवीण जी संकट का प्रचार करने में लगा हुआ है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा की धरती के ऊपर आने लग रहे हैं। ये गढ़ भी हरियाणा के अरविंद केजरीवाल का, हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल को एक अलग छाप से भी देखा जाता है। जहां भी जाते हैं एक ही चर्चा सुनाई देती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, इसकी पार्टी ईमानदार है, अच्छे काम करता है। लोगों के अंदर जो हमारा बड़ा मैसेज था वो जा चुका है। ठीक है, अब अगर कोई चीज बचती है तो सिर्फ एक ही है कि हमारे कार्यकर्ता सिर्फ ग्राउंड तक पहुंचने की देर है। जब कार्यकर्ता घर घर तक पहुंच जाएगा तो वो जो काम यहाँ की एनर्जी को समेटने का वो सारा लगभग हो जाएगा। चलिए ठीक है पवन जी, आता हूं मैं आपके पास। प्रवीण अत्रे जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सीधा सीधा। मैं पहले मेरा सवाल सुनिए। बाकी पार्टियों की जो तैयारी है, उस तैयारी के अंदर उनका यह मानना है कि आपका कार्यकाल भी उनकी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो मुद्दे हैं, चाहे वो सरपंच का है, जो सूचकांक विद्रोही जी बता रहे हैं, दूसरे मुद्दे हैं, वो उनकी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है। तो उसकी काट आपके पास क्या है? वो वही बताने वाला हूं। हालांकि आईएनएलडी के प्रवक्ता ने यही सवाल किया था, जो लगभग आपने भी वही बात पूछी है कि हम किस आधार पे कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। मैं बताऊंगा। आपने अपने सवाल में बात की सरपंचों वाली, यानी कि ई टेंडरिंग वाली। वरुण जी, आज माननीय हाईकोर्ट का उसके ऊपर आ तो गया निर्णय। माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा कि सरकार एक पारदर्शी प्रणाली लेके आना चाहती है, जो बहुत जरूरी है, इसलिए उस याचिका को खारिज कर दिया गया। इससे बड़ी टिप्पणी क्या होगी? और हम भी यही कह रहे थे कि पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अब सवाल आता है जो आईएनएलडी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि आप किस आधार पे कह रहे थे। देखिए वरुण जी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन खुल के बताऊंगा सारी बातें। हम किस आधार बहुत पे समय मत लीजिएगा, कह रहे हैं बताता हूं ना ज्यादा नहीं। पहली बात, हम आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जब हम सत्ता में आए थे, हरियाणा का बजट था 37,500 करोड़ रुपए, जो हुड्डा साहब ने आखिरी पेश किया था। आज 1,77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पिछला जो मनोहर जी ने पेश किया है। जब हम सत्ता में आए थे, जीएसडीपी थी 4 लाख करोड़ रुपए। आज है 9। अरे भाई बीच में ना बोल यार, बीच में ना बोल, परेशान मत हो। सवाल पूछा जवाब ले ले, जवाब ले ले। अरे नोटिस किया गया, चलो। अरे नहीं, वो दूसरी पेटिशन है भाई। आप कैसे कह रहे हैं पेटिशन खारिज हुई? पेटिशन खारिज नहीं हुई। पता कर लो। अरे वो दूसरी पेटिशन है भाई, पता कर लेना। चलो अब देखिए, हम जीएसडीपी 4 लाख करोड़ रुपए। अरे भाई आप बीच में ना बोलो यार, मेरा समय खराब मत करो यार। तेरी बात मान ली भाई, नहीं मान लिया। अरे मान लिया, अरे मान लिया, मेरा समय क्यों बात कर रहा है यार? उसके बारे में भी बताओगे ना। ए मित्र, अपनी बारी पे ज्ञान दे देना, मेरी बात को गलत साबित कर देना। बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार? 4.25 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी थी, जो आज 9,90,000 करोड़ रुपए की पहुंच चुकी है। 1,27,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, 2,74,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मुझोले उद्योग हरियाणा प्रदेश में इस सरकार में लगे। 12.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योगों में समायोजित किया गया। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। किसान की देखिए, गेहूं जो 13-14 में हुड्डा साहब जब आखिरी साल था, एमएसपी पे जो गेहूं खरीदी थी वरुण जी, 36 लाख मीट्रिक टन। हमने पिछले कितनी खरीदी? 74 लाख मीट्रिक टन। अब दो बातें हैं, या तो हुड्डा साहब एमएसपी पे पूरी गेहूं नहीं खरीदते थे, या किसान की उपज दुगनी हो गई है। दोनों एक में से एक बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन हमारी सरकार ने किया ये, 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। मात्र 2 फसलें पहले खरीदी जाती थी, वो भी केंद्र खरीदता था, प्रदेश सरकार नहीं खरीदती थी, पैसा केंद्र देता था। हमने 12 अन्य फसलें खरीदनी शुरू की। वो पैसा कहां से आया, अब वो सुन लीजिए। जब डीबीटी लागू किया, प्रदेश सरकार का 1,000 करोड़ रुपया बचना शुरू हुआ। देश का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचना शुरू हुआ है डीबीटी से। किसकी जेब में पैसा जा रहा था, ये समझने की बात है। हम वो भी जाके जनता को बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है स्वास्थ्य। जब हम सत्ता में आए, इस प्रदेश के अंदर 700 एमबीबीएस सीटें होती थी, हमने 1750 कर दी। इस प्रदेश के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 6 और नए बना दिए 8 सालों में। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसमें काम जारी है। ठीक है, मतलब आपके पास उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, हम कह रहे हैं हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। ठीक है विद्रोही जी, भाई उनके पास उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए, आपके पास बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं लगाने के लिए। लेकिन जो अभी पवन कह रहे थे, जो रजवंत कह रहे हैं, आपके यहाँ एका नहीं है। ये एक मुद्दा लेकर बाकी 2 पार्टियां कोशिश करेंगी। वरुण जी, कांग्रेस 2024 का चुनाव एकजुटता से लड़ेगी और जीतेगी। और इनकी उपलब्धि का मैंने कहा फैक्ट है, उसका मैं उदाहरण देता हूं अपने विद्वान अर्थशास्त्री प्रवीण अत्रे जी को। हे महोदय, बजट कभी आंकड़ों से नहीं प्रतिशत में गिना जाता है। मैं तो छोटा आदमी हूं, अर्थशास्त्री नहीं, साधारण सा व्यक्ति हूं। आपकी तरह विद्वान नहीं हूं, आपकी तरह विद्वान नहीं हूं। मुझे क्षमा करें विद्वान व्यक्ति, मेरी सुन तो लीजिए। हे विद्वान अर्थशास्त्री, मेरी सुन तो लीजिए। बता दीजिए 1 लाख करोड़ को क्या सुन लीजिए सर विद्वान साहब,
जब कांग्रेस 2005 में सत्ता में आई तब हरियाणा का कुल बजट था वरुण जी 2000 करोड़ जी, और इन्होंने खुद बताया जब हमने सत्ता छोड़ी थी तब था 37,000 करोड़। अर्थात हमने कितना बढ़ाया सर? 18 गुना। और इन्होंने कितना बढ़ाया? 37,000 से 1,75,000 करोड़, 5 गुना। अब ये आप अपने विद्वान साथी पर छोड़ता हूं, 18 गुना ज्यादा या 5 गुना ज्यादा। अगली बात, इन्होंने दावा किया कि भाई हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ई टेंडरिंग की बात भी कही। भैया ई टेंडरिंग हाई कोर्ट ने इसलिए स्टे दिया है कि ये पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी मैटर के अंदर हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट कम ही हस्तक्षेप करते हैं। ये आपका सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि आप कैसी पॉलिसी से विकास करवाते हैं, और आपकी हालत यह है कि आप गांव में घुस नहीं पा रहे। आपने बड़ा बड़ा दावा कर दिया बेरोजगारी का, किसानों के भले का। मैं किसान की बात पर ही आ जाता हूं। आपकी सरकार है केंद्र में मोदी जी, और मोदी जी का ही 15 दिन पहले किसानों की आर्थिक स्थिति पर एक सर्वे आया। हरियाणा के किसानों पर 1.82 लाख 1,82,000 का कर्ज प्रति किसान है, जबकि देश में 78,000 है। हरियाणा के किसान की औसत आय 22,941 रुपए है, और देश की कितनी है? 10,278 रुपया। उतना ही हम पर कर्ज है। किसान के ऊपर मोदी सरकार के संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार आपका राज आने के बाद आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, उसके ऊपर जब मेरे सवाल पर आइए, फिर बाकी साथियों को समय नहीं मिलेगा। क्या एका नहीं है कांग्रेस में? सर मैंने सर शुरुआत ही आपके सवाल का जवाब से दिया था कि बिल्कुल एका है। एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। भाजपा के पास और नहीं, इनेलो और आपको नहीं, इनेलो और आम आदमी पार्टी को नहीं गिन रहे आप। देखिए, हर पार्टी को अपना अधिकार है बात कहने का। इनेलो और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगी, कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। ये राजनीति की प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। पर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हरियाणा के अंदर डायरेक्ट फाइट होगी, डायरेक्ट। और डायरेक्ट फाइट होने के बाद अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर हालत में बनेगी। और हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। हमारा विपक्ष से राजनीतिक रुकिए प्रवीण भाई, रुकिए भाई एक मिनट, मैं लास्ट बात कह रहा हूं सर। चुनाव के मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, पर जब भाजपा को हटाने की बात आती है ना, और जन मुद्दों की बात आती है, तो देख लो पार्लियामेंट के अंदर सभी दलों ने अपने अहंकार को, अपने राजनीतिक मतभेद को दरकिनार कर मोदी अडानी को कटघरे में खड़ा कर पूरे देश के सामने भ्रष्टाचारी साबित कर दिया। रजवंत भाई, डायरेक्ट फाइट होने जा रही है। डायरेक्ट फाइट। देखिए वरुण भाई, हर पार्टी अपना प्रयास करती है। आज इन्होंने तो कह दिया कि इन्होंने चलो कम से कम ये तो कह दिया कि डायरेक्ट फाइट है, मान तो लिया, लेकिन हकीकत ये है कि वो तो जनता को तय करना है ना कि किसके साथ क्या फाइट है क्या नहीं है। आज कांग्रेस की आपने देखा, कांग्रेस अपनी भूमिका जो विपक्ष की मिली थी वो भूमिका तो निभा ही नहीं पा रहे थे ना। वो भूमिका निभाने में सक्षम होते तो आज भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं होती। लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला इस चीज के लिए। अभी मैं एक बात में बताना चाह रहा था, अत्रे साहब कह रहे थे अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। इन्होंने ये वायदा किया था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और अभी अटक कहा जाते हैं 6 जिलों पर कि हमने 6 मेडिकल कॉलेज बना दिए। इन्होंने भर्ती के बारे में बात करते हैं, इन्होंने बार बार ये कहा है कि हम युवाओं को भर्ती करने का मौका देंगे, युवाओं को भर्ती करेंगे। लेकिन आज भी जब युवा के अगर आते हैं तो युवा बेरोजगार क्यों है? आज इसी समय में अगर इन्होंने फसल बीमा की बात करती है तो आज भी किसानों का फसल बीमा उनको नहीं मिला है। मुआवजा की बात करें, गिरदावरी की अगर बात करें तो वो अपनी गिरदावरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आज किस प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए आज हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, और वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही है 2024 का। किसी तरह 2024 का समय पर आ जाए और इनको पता चले कि ये कहां पर खड़े हैं। इनको मैं बिल्कुल कहता हूं कि ये आज भी कह रहे हैं कि हमने बाजीगर आंकड़ों के मामले में माहिर है, ये हर तरह से जनता को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये जब 2024 आएगी तो कहीं ना कहीं आप ये देखने का मिलेगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो कह रही है 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, ये हकीकत है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कह रही है सत्ता के नशे में चूर है, आज आप ये देखिए, चाहे महिलाओं की बात करें, संदीप सिंह मंत्री जी की जो बारे में बात चल रही थी,
आज हमारे एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कर रहे थे, उनका एक मुकदमा दर्ज होने पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, लेकिन यहां पर मंत्री जी के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उनका मंत्री पद नहीं लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। आज कोई विरोध प्रदर्शन कर ले, ठीक है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, पवन भाई अपनी बात रखिए जल्दी से। जी वरुण जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी वो बता रहे थे उपलब्धियां। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि मैं ग्राउंड से बोल रहा हूं, और ग्राउंड के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एमटीएन की, बीएसएनएल की, जो इनकी सरकार के अंदर बेचे गए हैं, जो एयरपोर्ट बेचे गए हैं, जो पोर्ट बेचे गए हैं, उसके बाद हिसार से दूरदर्शन को बेचे गए हैं। तो लोगों को पता है कि मोदी साहब की दोस्ती सीधी अडानी से है, और अडानी ने क्या किया है। आज 9 लाख करोड़ का घोटाला जो है वो धरातल के ऊपर पूरा लोग, ये फिगर कहां से आया? आज चर्चाएं चल रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने इसकी सरकार के अंदर सरकारी एजेंसियों को बेचने का काम किया है, 75 साल के अंदर कमाई हुई जो एजेंसियां थी, जिसके अंदर लोग जुड़ के लोगों को बेरोजगार होने का इस सरकार के अंदर वो हुआ है, तो उससे भी खासे लोग काफी नाराज है। और लोग यार को एक ही बात कहते हैं कि अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो हो सकता है कि देश को भी बेच जाए। प्रवीण अत्रे जी भाई जवाब। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता उपलब्ध है। वरुण भाई, तीसरी बात एक बात कंप्लीट करिए। एक ही बात कहते हैं कि कैसे भी हो जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार को नहीं आने। ठीक है प्रवीण जी जल्दी से जवाब दीजिए भाई। वरुण भाई, एक चीज तो आपने देख ही ली होगी कि हमारे तीनों मित्र झूठ के सहारे रुदाली रुदन करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक भाई तो यहाँ पे और ही आगे निकले, बोले ये एयरपोर्ट बेच दिए हैं, जबकि 70 नए एयरपोर्ट इस सरकार ने भारतवर्ष में बनाए हैं। ये ऑथेंटिक फिगर है। जीवीके कंपनी को बॉम्बे एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए पहली बार कांग्रेस सरकार ने दिया था, मनमोहन जी ने। कौन सा एयरपोर्ट बेच दिया, इनसे एक बार पूछिए तो। डिसइन्वेस्टमेंट किया कानून किस सरकार ने बनाया था, कब बनाया था? अरे भाई पवन भाई रुके, जवाब लेने दीजिए, समय बिल्कुल अब जी पवन भाई रुके, जवाब लेने दीजिए। अब सुन लीजिए, अब ये देखो इनकी औकात बताता हूँ आम आदमी पार्टी। नहीं ऐसे नहीं प्रवीण भाई, नहीं सुनिए भाई, बतानी पड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल भाषाई सम्मान रखिए अपने साथियों का। के अंदर अरे भाई पार्टी की औकात तो बतानी पड़ेगी ना वरुण जी, मैं व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में खर्च किया। ये ईडी की रिपोर्ट के अंदर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जिन लोगों ने वायदा किया था दिल्ली में इंटरनेशनल स्तर की एजुकेशन और स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं दिया, दिल्ली हाईकोर्ट को फटकार मारनी पड़ी। एक नया स्कूल नहीं बनाया, झूठ लगातार बोलते रहे। एक नया अस्पताल नहीं बनाया, अगर बनाया हो तो उसका एड्रेस बताइए। चलिए सर मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही होता है मेरे पास। आप एक काम कीजिए, जी बताइए कब दिखाऊं आपको दिल्ली के। चलिए आप जी बाहर लिखा कि झूठ। मुझे तो राहत इंदौरी जी का शेर याद आ रहा है, झूठों से कहा। ये तो वो वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले। चलिए कुल मिलाकर के बात अभी हरियाणा की तैयारी को लेकर के हो रही है, और आप लोगों की तैयारी दिख भी रही है और उसकी तीखी भी होती जा रही है। चुनाव दिलचस्प होगा ऐसा फिलहाल लगता है, लेकिन अभी थोड़ी सी दूर है। तैयारियां कितनी मुकम्मल होती हैं देखना होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।